नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योग्यता एकेडमी पर। दोस्तों, आज से मैं अपने YouTube चैनल पर इकोनॉमिक्स के 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि 8 वीडियो लेक्चर्स में कवर कराई जाएंगी, जिसमें से प्रत्येक वीडियो लेक्चर में 25 क्वेश्चन होंगे। ये 25 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के और इम्पोर्टेंट होंगे। हमने उन्हीं क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और हम इन 25 क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? और इसके ऑप्शंस हैं 1935, 1921, 1926 और 1947। दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसके बाद में उसके आंसर्स बताऊंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का 1935। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में होती है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन एंड कमीशन की अनुशंसाओं के आधार पर होती है। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में कर दिया जाता है, जब भारत स्वतंत्र होता है तब। इसका प्रमुख कार्य करेंसी नोट एवं बॉन्ड्स को छापने के साथ साथ विदेशी मुद्रा का विनिमय करना, अर्थात विदेशी मुद्रा का लेन देन करना, या मौद्रिक नीति के माध्यम से देश में मुद्रा की तरलता लिक्विडिटी को भी नियंत्रित करता है, क्योंकि ऐसा न होने पर देश में मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या है? और उसके ऑप्शंस हैं हिंदुस्तान बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्राचीनतम नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण 3 प्रेसिडेंसी बैंकों बंगाल, मुंबई और मद्रास के 1861 में विलय के फलस्वरूप हुआ था। यह ब्रिटिश भारत का प्रमुख बैंक था। इसे करेंसी नोटों को छापने का अधिकार प्राप्त था, जैसे कि वर्तमान समय में आरबीआई को प्राप्त है। स्वतंत्रता के पश्चात 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके इसका नामकरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूंजी कैपिटल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्वाधिक शाखाओं वाला एवं एटीएम सुविधा प्रदान करने वाला देश का सबसे बड़ा बैंक भी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान प्रमुख श्री रजनीश कुमार जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? इसके आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। ऑप्शन है इसके 1971, 1975, 1989 और 1991। तो इसका राइट आंसर होगा बी। 20 सूत्रीय कार्यक्रम का प्रारंभ 1975 में होता है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया जाता है। इसके तहत विभिन्न राज्यों में तय मानकों के अनुसार गरीबी उन्मूलन के साथ साथ रोजगार सृजन, खाद्य सुरक्षा, गरीबों के लिए मकान इत्यादि के आधार पर प्रत्येक राज्य की प्रगति का जायजा लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा का अवमूल्यन सर्वप्रथम कब किया गया? ऑप्शन इसके 1947, 1949, 1961 और 1985। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी 1949। भारत में मुद्रा का अवमूल्यन सर्वप्रथम 1949 में किया जाता है। मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है, इसको देखते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन से तात्पर्य किसी दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा के मूल्य को गिरा देना होता है। मुद्रा के अवमूल्यन से निर्यात को बढ़ावा मिलता है और आयात में कमी आती है, जिससे व्यापार घाटा को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त मुद्रा के अवमूल्यन से मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन की समस्या से निपटने में मदद मिलती है। भारत में मुद्रा का सर्वप्रथम अवमूल्यन 1949 में किया गया। इसके बाद 1969 और 1991 में भी
मुद्रा का अवमूल्यन किया गया? अर्थात भारत में अब तक 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है, 1949, 1969 और 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबीज नहीं है? ऑप्शंस हैं सिक्किम एवं गोवा, गोवा एवं मेघालय, मिजोरम एवं हरियाणा, त्रिपुरा एवं अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए। सिक्किम और गोवा को छोड़कर भारत के प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पाए जाते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निर्माण 1975 में ब्यास समिति के अनुशंसाओं के आधार पर किया गया था। सिक्किम एवं गोवा राज्य को छोड़कर भारत के प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पाए जाते हैं। इसका निर्माण केंद्र, राज्य एवं अन्य स्पॉन्सर्स के द्वारा 50, 15 एवं 35 के अनुपात में होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुख्यतः ग्रामीण बैंकों में वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंकिंग सुधार हेतु निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? और इसके ऑप्शंस हैं व्यास समिति, शिवरमन समिति, नरसिम्हन समिति या फिर तारापोर समिति। तो बैंकिंग सुधार हेतु नरसिम्हन समिति का गठन किया जाता है। नरसिम्हन समिति का गठन 1991 में बैंकिंग सेवाओं में सुधार लाने हेतु किया गया था। इस समिति ने कुछ प्रमुख अनुशंसाएं की जो कि निम्नलिखित हैं। इसने बैंकिंग लोकपाल के गठन की बात की। इसने बैंकिंग सुविधाओं में वृद्धि के लिए भी तमाम प्रकार की अपनी अनुशंसाएं दी। साथ ही साथ इसने विदेशी बैंकों को भारत में बैंकिंग सेवा शुरू करने का अधिकार देने की बात की। इसने बैंकों द्वारा फंसे हुए ऋण की वसूली के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्माण की मंजूरी देने की बात की। ऐसे करके नरसिम्हन कमेटी ने तमाम प्रकार की अनुशंसाएं दी जिसको भारत सरकार ने पूरी तरीके से पालन किया, जिसका प्रभाव आज की बैंकिंग सेवाओं में हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध बैंकिंग सुधारों से है? ऑप्शंस हैं बेसल मानक, टोक्यो मानक, स्कॉटलैंड मानक या फिर न्यूयॉर्क मानक। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट भी होता है। ये आपका यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए। बैंकिंग सुधार संबंध बेसल मानक से है। स्विट्जरलैंड के बेसल नामक शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग एवं वित्तीय सुधारों को लेकर कुछ मानक या नॉर्म्स तय किए गए, इसे ही बेसल मानक कहते हैं। बेसल मानक का उद्देश्य एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मानक तय करना था जिसका उपयोग बैंकों के नियंत्रणकर्ता या रेगुलेटर एवं वित्तीय संस्थानों में आने वाले जोखिमों के विरुद्ध कर सकें। अब तक बेसल के 3 मानक आ चुके हैं। पहला 1992 में, दूसरा 2008 में और तीसरा 2019 में। बेसल के नवीनतम मानकों के अनुसार पूंजीगत जोखिम पर्याप्तता अनुपात 7% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रुपए का नया प्रतीक को किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन है उदय कुमार, उषा सुब्रमण्यम, राजीव कुमार या फिर विमल जालान। तो भारतीय रुपए का जो नया प्रतीक है ये वाला, इसको डिजाइन किया था उदय कुमार ने। उदय कुमार आईआईटी गुवाहाटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इन्होंने भारतीय रुपए को नया प्रतीक देने का कार्य किया। जैसे कि डॉलर का प्रतीक क्या होता है, ये, ऐसे भारतीय रुपए का प्रतीक ये हो गया है। इस कार्य के लिए उदय कुमार को 5 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया। और इसकी जो बीच की रेखा है ये क्या दर्शाती है? तो ये समानता या इक्वालिटी को दर्शाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर एवं भारत का वित्त मंत्री भी था? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह। आप सभी लोग जानते होंगे कि इसका सही आंसर होगा डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रमुख अर्थशास्त्री होने के साथ साथ भारत के 13वें प्रधानमंत्री भी थे। इन्होंने 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 15वें गवर्नर भी थे।
इन्होंने 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के रूप में कार्य किया। इसके अतिरिक्त 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में ये वित्त मंत्री के रूप में भी कार्यरत थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक लेखक भी हैं। उनकी लिखी पुस्तकें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आधुनिक विश्व में प्रथम शेयर बाजार कहाँ पर स्थापित हुआ था? ऑप्शंस हैं एम्स्टर्डम, लंदन, मुंबई या फिर वाशिंगटन डीसी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, एम्स्टर्डम में आधुनिक विश्व का प्रथम शेयर बाजार स्थापित होता है। शेयर बाजार पूंजी बाजार का बाजार होता है, अर्थात शेयर बाजार में निवेशक अपने पैसों का निवेश करते हैं और लाभ कमाने का प्रयास करते हैं। आधुनिक विश्व का प्रथम शेयर बाजार एम्स्टर्डम नीदरलैंड में 1602 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जबकि एशिया का प्रथम शेयर बाजार BSE बम्बई स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय बैंक कौन सा है? ऑप्शंस हैं इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंपीरियल बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, प्रथम भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। पूरी तरीके से भारतीय पूंजी से निर्मित प्रथम भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा की जाती है। पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। पहले नंबर पर आपका SBI है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और पंजाब नेशनल बैंक के वर्तमान प्रमुख मल्लिकार्जुन राव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी देश के जीवन स्तर को कौन प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, GDP, राष्ट्रीय आय या फिर बेरोजगारी दर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम किसी भी देश के जीवन स्तर को प्रतिबिंबित करती है। प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य राष्ट्रीय आय और जनसंख्या के अनुपात से है। यह किसी भी देश के लोगों की वास्तविक आय को प्रदर्शित करती है। यह किसी भी देश की समृद्धि का प्रतीक होती है। जिस देश में लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उसे संपन्न, और जिस देश में लोगों की आय कम होती है उसे निर्धन माना जाता है। जहाँ विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, वहीं विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है। वर्तमान समय में भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,35,050 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित करता है? ऑप्शन है NSSO, CSO, RBI या फिर FCI। तो इसका राइट आंसर होगा ए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े एकत्रित करता है। NSSO का पूरा नाम नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1950 में होती है। इसका प्रमुख कार्य गरीबी, बेरोजगारी एवं जनसंख्या से जुड़े हुए आंकड़े एकत्रित करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? और इसके ऑप्शन हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के, भारत सरकार के वित्त सचिव के, भारत सरकार के वित्त मंत्री के या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, 1 रुपए के नोट पर भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। जहां 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के करेंसी नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, वहीं 1 रुपए के नोट पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट निम्नलिखित में से किसने और कब दिया? और इसके ऑप्शंस हैं मुदलियार आयोग, ब्रंटलैंड आयोग, सरकारी आयोग या फिर नरसिम्हन समिति। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ब्रंटलैंड आयोग 1983 ने सतत विकास शब्द का प्रयोग किया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास से तात्पर्य
उस टिकाऊ या अस्थायी विकास से है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति से बिना समझौता किए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। जैसे कि जल का संरक्षण, अगर हम लोग जल का सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जल का संकट हो जाएगा। इसलिए सतत विकास के लिए आवश्यक है कि हम जल का सदुपयोग करें। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य सतत एवं समावेशी विकास को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री ने सर्वाधिक बार भारत सरकार का बजट पेश किया है? ऑप्शन है इसके डॉक्टर मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, अरुण जेटली या फिर निर्मला सीतारमण। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 1977 से 1980 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। मोरारजी देसाई भारत के पूर्व वित्त मंत्री भी हैं जिन्होंने 1958 से 1963 एवं 1968 से 1970 तक वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। इस दौरान उन्होंने 8 पूर्ण बजट और 2 अंतरिम बजट पेश किए, जो कि किसी भी वित्त मंत्री के द्वारा पेश किए गए सर्वाधिक बजट हैं। भारत सरकार की प्रथम महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन था? ऑप्शन है इसके R.K. षणमुगम सेठी, जॉन मांथाई, मोरारजी देसाई या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, R.K. षणमुगम सेठी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड को कब शुरू किया गया? और इसके ऑप्शन है 1975, 1991, 1998 और 2007। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, 1998। किसान क्रेडिट कार्ड KCC को 1998 में शुरू किया जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा की गई थी। इससे किसानों को कर्जा अत्यंत ही कम ब्याज दर पर मिल जाता है, जिसकी वजह से किसान इसका उपयोग आसानी से कर सकता है। इसमें किसानों को 50,000 से 3 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाता है, जिसकी ब्याज दर क्रमशः 6 माह तक 4% और 1 साल के लिए 7% होती है। इस किसान क्रेडिट कार्ड योजना की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिससे किसी भी कारण से फसल नष्ट होने पर उन्हें मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे कि बाढ़ की स्थिति या फिर सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना। इन सुविधाओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज़्यादा काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा निम्नलिखित में से कौन करता है? और इसके ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं, किसी कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिससे कम मूल्य देकर किसानों से सीधे वह उपज नहीं खरीदी जा सकती है। जैसे कि उदाहरण के लिए, यदि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,000 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है, तो कोई भी व्यापारी किसान से 21 रुपये प्रति कुंटल की दर से तो धान खरीद सकता है, किंतु 1975 रुपये प्रति कुंटल की दर से नहीं खरीद सकता है। अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में नहीं खरीद सकता, उससे ज़्यादा में या उसके बराबर में खरीद सकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा वर्ष में 2 बार, एक बार खरीफ फसल में और एक बार रबी की फसल के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नोट नहीं छपते हैं? ऑप्शन है नासिक महाराष्ट्र, दावोस मध्य प्रदेश, शाहबुनी पश्चिम बंगाल या फिर कानपुर उत्तर प्रदेश। तो कानपुर उत्तर प्रदेश में नोट नहीं छपते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
व्याख्या देख लेते हैं इसकी। भारत में नोट निम्नलिखित स्थानों पर छपते हैं: नासिक, दावोस, साबुनी और मैसूर। जबकि निम्न स्थानों पर सिक्कों का उत्पादन होता है: नोएडा, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई। ये 4 जगह हैं जहां पर सिक्कों का उत्पादन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कृषि का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? और इसके ऑप्शंस हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कृषि का संबंध हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर से। अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या फिर तृतीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन एवं खनिज संसाधनों के उत्पादन को शामिल किया जाता है। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र भारत में सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। यह लगभग 50% जनसंख्या को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार देता है। जबकि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग धंधे से जुड़ी गतिविधियां आती हैं। अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र के लिए कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सर्विस सेक्टर या फिर सेवा क्षेत्र को शामिल किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे कि शैक्षिक सेवाएं, परिवहन सेवाएं, दूरभाष सेवाएं इत्यादि को शामिल किया जाता है। सेवा क्षेत्र का भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है। यह भारत की लगभग 61% जीडीपी का हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? और इसके ऑप्शंस हैं: एडम स्मिथ, अरस्तु, कार्ल मार्क्स या फिर एम.एस. स्वामीनाथन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अर्थशास्त्र के पितामह एडम स्मिथ को कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, द वेल्थ ऑफ द नेशन। इस पुस्तक में एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को व्यवस्थित रूप देने का कार्य किया। अर्थशास्त्र मुख्यतया मनुष्य के आर्थिक गतिविधियों को अध्ययन करने वाला विषय है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है? और इसके ऑप्शंस हैं: नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में उपज देने वाली संकर एवं बौने बीजों का उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, लेकिन भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। कृषि आगतों में हुए गुणात्मक सुधार के फलस्वरूप देश में कृषि उत्पादन बढ़ा और खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता आई। इसके अलावा व्यावसायिक खेती को भी बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास सूचकांक या एचडीआई का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? और इसके ऑप्शंस हैं: डॉक्टर महबूब उल हक, नॉर्मन बोरलॉग, सलीम अली या फिर स्टीफन हॉकिंस। तो एचडीआई का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन 1995 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। इस सूचकांक में मानव विकास से संबंधित 3 आयामों दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञान एवं जीवन स्तर को मापा जाता है। इस आधार पर यह तय किया जाता है कि कोई भी देश किस मात्रा में मानव जीवन के लिए आवश्यक चीज़ों की पूर्ति कर पाता है या नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट है, थोक मूल्य सूचकांक WPI में किसका आंकलन किया जाता है? ए ऑप्शन है केवल वस्तु के मूल्य में वृद्धि का, बी ऑप्शन है केवल सेवाओं के मूल्य में वृद्धि का, सी ऑप्शन है वस्तु एवं सेवाओं दोनों के मूल्य में वृद्धि का, और डी ऑप्शन है ना तो वस्तु और ना ही सेवाओं के मूल्य में वृद्धि का। तो इसका राइट आंसर होगा ए।
थोक मूल्य सूचकांक में केवल वस्तु के मूल्य में वृद्धि का आकलन किया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। थोक मूल्य सूचकांक का संबंध मुद्रास्फीति के मापन से है। इसमें वस्तुओं के थोक मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है और उसी आधार पर देखा जाता है कि किसी वस्तु के मूल्य में किसी आधार समय की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित थोक मूल्य बास्केट का निर्माण किया गया है। इसमें 697 वस्तुओं को शामिल किया गया है। मुद्रास्फीति की गणना करते वक्त इन्हीं वस्तुओं के मूल्य में होने वाली वृद्धि को मापा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी हम लोगों ने व्याख्या देखी और उससे संबंधित जितने भी पक्ष हैं उनको भी हम लोगों ने देखा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।